सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों एवं उसके कार्य को। तो बहुत ही आसान तरीके से पूरा यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो अब देखिए, इसको बहुत ही ईजी तरीके से लिखने वाले हैं। और अगर आपको मेंस भी लिखना है तो भी, अगर आप यूपीएससी में मेंस लिखना चाहते हैं तो भी आप इसे आसानी तरीके से यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप मेंस में लिख पाएंगे। और देखिए, ऐसे ही आपको मेंस में भी लिखना है। तो अगर आपको यूपीएससी मेंस देना है तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे में पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो चलिए उसको देखते हैं और इसी तरीके से समझते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग दे देना है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है। मतलब कि देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो वो उस देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति को कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं जिसका उपयोग यह कार्यपालिका और संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर सकता है। मतलब कि इन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं जिसका प्रयोग वो कार्यपालिका और संघीय व्यवस्था, मतलब जो संघ में व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए प्रयोग कर सकता है। और अगला हमारा, भारत में राष्ट्रपति ही संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। मतलब जो संघ में कार्यपालिका होती है, जैसे कि कार्यपालिका की शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो क्या होगा, उसके प्रधान को होंगे तो राष्ट्रपति होंगे। मतलब कि भारत में राष्ट्रपति ही संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दिए गए कि अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 52 के तहत, मतलब कि 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग संविधान या स्वयं, मतलब कि अपने आप या फिर अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से कर सकता है। मतलब कि जो भी इन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसका वो प्रयोग स्वयं से, मतलब कि अपने आप से कर सकते हैं या फिर अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह पर करते हैं। मतलब कि इनकी सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है जो कि उनसे सलाह लेकर के ये कोई भी कार्य को करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनसे सलाह लेंगे तो ही अपने कार्य को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी कुछ शक्तियाँ हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, शक्ति हमारी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पहला हमारा है राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियाँ। सभी को अभी एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, पहले राष्ट्रपति की विधायिकी शक्तियाँ हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, मतलब वित्तीय में, मतलब जो धन में होता है, और यहाँ पे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, सेना के क्षेत्र में। उसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ, उसके बाद राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ, और यहाँ पे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। तो सारी चीज़ों को अभी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, आगे हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। ठीक है, मतलब जो अनुच्छेद 54 है, अगर आप जानते होंगे अनुच्छेद के बारे में, तो यहाँ पे 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उसके तहत यहाँ पे किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। इस मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नियुक्त जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य केवल बोला गया है। और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और ये अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक, और आगे हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और इन शक्तियों को आगे विस्तार से बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको आप देखिए। सबसे पहले हमारे कार्यपालिकी शक्तियाँ, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, कार्यपालिकी शक्ति में क्या है, अनुच्छेद 53 के तहत यहाँ पे बोला गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, यह अनुच्छेद 53 के तहत है। और यहाँ पे बोला गया है कि इसका उपयोग यह अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से कर सकता है या फिर अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह से करता है। उसके बाद अधीनस्थ पदाधिकारियों के में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल भी शामिल होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो अधीनस्थ पदाधिकारी होंगे उसमें हमारे क्या होगा, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी शामिल किया जाता है। बस आपको क्लियर हो गया पूरा इतना। अब देखिए, अब हमारे यहाँ बोला गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, इसको अब देखिए कि इसमें भाई अब ये जो शक्तियाँ मिली हैं उसका वो क्या प्रयोग करता है। देखिए, अनुच्छेद, मतलब यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 74 के तहत कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। जैसे कि मैं आपको अभी बताया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है, जिससे वो सलाह लेंगे उसके लिए यहाँ पे एक मंत्रिपरिषद को रखा जाता है, जिससे राष्ट्रपति क्या करते हैं, सलाह लेते हैं कि ये भाई ये इस काम को हम करें या फिर न करें। ठीक है, देखिए, फिर यहाँ पे हमारा आर्टिकल 78 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को
संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी संघीय मामला है, मतलब संघीय व्यवस्था में जो भी मामले हो रहे हैं उसकी सूचना को प्राप्त करने का यहाँ पे अधिकार है। उसके बाद हमारा है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि राष्ट्रपति को संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए किसको किसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति। अब देखिए जिसमें संघ के मंत्री आ सकते हैं, राज्यपाल, महान्यायवादी इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करते हैं। मतलब क्यों इन्हें हटा सकते हैं भाई, तो ये इनके प्रसाद प्रयत्न मतलब कि इन्हीं के कहे अनुसार ये कार्य को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इनको कभी भी हटा सकते हैं। ये इनकी एक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं कार्यपालिकी शक्ति में। ठीक है, तो इतना हमको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यही हमारा कार्यपालिकी शक्ति में। अब हम देख लेते हैं विधायकी शक्ति में। सबसे मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, नोट में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही कोई भी अपना जो भी राष्ट्रपति के कार्य होंगे, ठीक है, उनकी सलाह पर ही वो करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसको चलिए देखते हैं, आसानी समझते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी एक अंग होता है। मतलब क्या होता है कि देखिए ये संघीय कार्यपालिका का तो प्रधान होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये संसद का भी अंग है। मतलब संसद में क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि देखिए संसद में 3 लोग होते हैं, एक हमारा लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक हमारा राष्ट्रपति होते हैं। मतलब तीनों से मिलकर के ही क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। तो इसमें ये हमारा एक अंग हो गया, मतलब कि राष्ट्रपति भी क्या हो गए, एक अंग हो गए। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे बोला गया कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में क्या क्या किया जाता है। अब इसको आप देख लीजिए भाई। देखिए सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि संसद का अधिवेशन बुलाने और उनका सत्रावसान करने की घोषणा का अधिकार, जिस प्रकार से यहाँ पे अनुच्छेद 85 में आप देख सकते हैं। तो ये जो कार्य होंगे वो किस पे, राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, सारी चीज़ें राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 85 में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति का ही कार्य है। देखिए ये क्या है कि इसकी शक्तियाँ हैं कि यहाँ पे 87 में बताया गया है कि संसद जो है वो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। मतलब कि जो भी यहाँ पे बैठक होंगे वो राष्ट्रपति की सलाह पर ही होंगे। अगला है हमारा कि संसद के किसी भी सदन को लंबित विधेयक, मतलब कि जो भी निलंबित होते हैं, ठीक है, उनके संबंध में संदेश भेजने का अधिकार होता है। मतलब कोई भी मान लीजिए सदन में कोई भी विधायक अगर निलंबित होता है फिर लंबित होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा कि यहाँ पे मतलब कि उनको सूचना भेजने का अधिकार होता है। मतलब उनको संदेश पहुँच जाना चाहिए कि हाँ भाई कोई यहाँ पे संसद में क्या हुआ है, विधेयक को निलंबित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लंबित किया गया है। निलंबित मतलब होता है हटाना है, लंबित मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब कि रखा गया है। ठीक है, देखिए अब अगला है हमारा कि दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। मतलब कि सदन मान लीजिए जो भी हमारा लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, दोनों के मध्य में या फिर कहीं भी आप कोई भी विधेयक के संबंध में अगर कोई मतभेद हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे 108 में बताया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। मतलब जी कि संसद जो है उसके द्वारा मान लीजिए कोई भी विधेयक पारित हो गए हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे कानून यहाँ पे नहीं बनने वाला है। जो हमारा कानून है वो नहीं बनेगा। यहाँ पे आर्टिकल 111 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ठीक है, मतलब अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, ये भी उनकी शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा 123 में बताया गया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियाँ उसको हम देख लेते हैं। देखिए तो देखिए अनुच्छेद 53 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग माना गया है। ठीक है, मतलब कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से क्या माना गया है, अलग माना गया है। मतलब कि जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका से अलग होती है। ये हमारा जो कि 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 50 है मतलब 50 है, वो हमारा बोलता है क्या है कि जो न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 53 के तहत बोला गया है कि न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका से अलग माना गया है। जो न्यायपालिका है वो एकदम अलग है कार्यपालिका से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक में आ जाएंगे तो मिली भगत हो जाएगा, इसलिए इसको अलग अलग कर दिया जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे हमारा अतः इसमें राष्ट्रपति को न्याय के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी शक्ति नहीं दी जाती है, किंतु इसके बाद भी कुछ शक्तियां हैं। मतलब कि इनको देखिए कोई मतलब कि एकदम प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब कि इनको इनडायरेक्ट, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां दी जाती हैं। वो आप देखिए तो यहाँ पे कुछ इनकी न्यायिक शक्तियाँ नीचे बताई गई हैं। देखिए तो देखिए जैसे हमारे कुछ शक्तियाँ हैं, क्षमादान की शक्तियाँ, ये हमारा अनुच्छेद 72 में बताया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। मतलब यहाँ पे क्षमा करने की शक्ति है, क्षमा शक्ति। ठीक है, तो ये क्षमा करने की शक्ति है किसमें है, अनुच्छेद
72 में ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं। और यहाँ पे परामर्श का अधिकार होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे परामर्श का अधिकार होता है, मतलब कि उससे वो परामर्श ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में बताया गया है कि अगर कि उच्चतम न्यायालय को अगर राष्ट्रपति कोई परामर्श देते हैं तो उच्चतम न्यायालय इसे मानने से बाध्य नहीं होगा। मतलब कि ये तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे ही रहे हैं, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है अगर राष्ट्रपति उन्हें कोई यहाँ पे मतलब सलाह देता है या परामर्श देता है तो यहाँ पे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्लियर हो गया आप कितना। अब देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल पावर को देखेंगे। देखिए इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। मतलब कि क्या है यहाँ पे, अब इसको समझिए, मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष, मतलब कि अब अगला वर्ष चालू होने से पहले मतलब उस वर्ष का जो भी हमारा आय और व्यय हुआ है, मतलब कितना आया है और कितना खर्च हुआ है पैसा, उसका क्या करता है यहाँ पर मतलब विवरण रखवाता है। मतलब कि क्या क्या मतलब आय हुआ है, क्या क्या व्यय हुआ है हम लोगों का, मतलब क्या क्या आया है और क्या क्या खर्च हुआ है, सारी चीज़ों का यहाँ पे विवरण को रखवाता है। किसके सम्मुख, तो हमारा दोनों सदनों के सम्मुख में। यह अनुच्छेद हमारा 112 के तहत कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें बोला गया है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे तो देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ पे एक वित्त आयोग को नियुक्त करते हैं। मतलब कि कोई भी वित्तीय संबंधी कोई भी मतलब कार्य हो उसके लिए एक वित्त आयोग को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, मतलब वित्त आयोग में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे वित्तीय में आय व्यय की विवरण को रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के धन और वित्त विधेयक तथा अनुदान मांगे लोकसभा में पारित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह इसमें लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अब आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए मैं जितना बता रहा हूँ, अगर इसमें केवल आप थोड़ा थोड़ा हेडिंग भी लिख देंगे ना तो भी आपको इसमें पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, मेंस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप मेंस में आसानी से लिख सकें, या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, उसमें आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, अगला है हमारा पाँचवा कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, मतलब कि सेना के क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति थल, वायु और जल तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तीनों का चीफ होता है। अब यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कि जो तीनों हमारा जल है, थल है और वायु है, तीनों सेनाओं के मतलब जो सेना होंगे उनको नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, उनके जो भी अध्यक्ष नियुक्त होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ। अब देखिए इसमें हमारे क्या है कि देश का प्रथम नागरिक होने के कारण भारत का राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब कि ये भारत का चूंकि प्रथम नागरिक होता है इसीलिए यहाँ पर इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है अपने भारत का विदेशी क्षेत्रों में, मतलब कि क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, इसका यह अधिकार प्राप्त होता है, मतलब कि अपने जो देश का कोई भी मतलब बाहर जा करके अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब आप आपातकालीन में देखिए क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं इनको। देखिए इमरजेंसी में क्या कह सकती हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकट काल में विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, जो आपातकालीन की श्रेणी में आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपात मतलब कि राष्ट्रीय आपात के बारे में, और यहाँ पे राष्ट्रीय शासन मतलब जो राष्ट्रपति शासन है उसके आपातकालीन के बारे में, और यहाँ पर वित्तीय आपात मतलब वित्तीय आपात में, मतलब ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को कोई स्पष्ट रूप से वीटो शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती हैं, परंतु संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार यहाँ पे परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को निम्न वीटो पावर मतलब कि शक्तियाँ यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारा, देखिए राष्ट्रपति के लिए अत्यंतिक वीटो, मतलब किसमें क्या है, अत्यंतिक वीटो में क्या कर सकते हैं, तो इसके अनुसार क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निलंबनकारी वीटो है और यहाँ पे जेवी वीटो है। चलिए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तो देखिए अत्यंतिक जो वीटो है, मतलब कोई भी हमारा मान लीजिए संसद में कोई भी विधेयक पारित होता है, ठीक है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के मतलब उनके हस्ताक्षर के यहाँ पे कोई भी मतलब विधेयक पारित नहीं होता है। ठीक है, अत्यंतिक वीटो में आप कर सकते हैं। यहाँ पे निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संसद में अगर विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति की यहाँ एक बार जाता है क्या करने के लिए, मतलब सिग्नेचर कराने के लिए, लेकिन उन्हें क्या करता है राष्ट्रपति उन्हें पुनर्निर्वाचन के लिए वापस लौटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निलंबनकारी वीटो में आ जाएगा कि वो उन्हें पुनर्निर्वाचन के लिए देखिए 3 प्रकार से किया जाता है, मतलब कि या तो उस पर सिग्नेचर कर दें या तो उन्हें
पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा दें या फिर तो उन्हें हटा दें। ठीक है, 3 प्रकार से ये जो कि काम करते हैं राष्ट्रपति। अब यहाँ पे जेबी वीटो क्या है, तो जेबी वीटो ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, जेबी वीटो। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गएंगी और ये जो भी हमारा राष्ट्रपति के जो शक्तियाँ थी वो कार्य था आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप पूरा यहाँ पे लिख लेने वाले हैं। अब जो भी आप मेंस पूछे या फिर कोई भी चीज़ पूछ दें, आप ये सारी शक्तियों को इसी तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए, अब आपको एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे तो अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।